यूपी सरकार ने आज विधानसभा में दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है और दावा किया जा रहा है कि ये इतिहास का अब तक का यूपी का सबसे बड़ा बजट है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, जो छठी बार इस बार उन्होंने विधानसभा में बजट पेश किया है। सर, दूसरा कार्यकाल है, हमने ये देखा कि सारे विभाग रिशफल किए गए, लेकिन वित्त विभाग आपके पास जस का तस बना हुआ है और आज आपने एक बार फिर से बजट पेश किया है यूपी का। प्रतिक्रिया पहली क्या होगी बजट पेश करने के बाद? बहुत ही इंथुसियास्टिक और उत्तर प्रदेश की लगातार आर्थिक स्थिति जो मजबूत हो रही है उसको देखते हुए ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा बजट साबित होगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। और इसमें हर वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, खासतौर से प्रधानमंत्री जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, तो उसमें पूरी तरीके से चरितार्थ किया गया। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर विशेष रूप से बल दिया है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ जो मेडिकल फैसिलिटी है उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है डॉक्टरों की, उसके लिए भी इस बजट में इस बात के ऊपर फोकस किया गया है कि हम अपने डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाएं, पीजी की भी सीट्स बढ़ाएं। आवश्यकता इस बात की है कि हमने पिछले बार इस बात का प्रयास किया था कि हम सिंचाई के लिए अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करें। उसके लिए भी लगभग 20 लाख से अधिक हेक्टेयर ज़मीन को सिंचन क्षेत्र में शामिल किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो हर तरह से ये कोशिश की गई है कि इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो और इसीलिए सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए ये बजट प्रस्तुत किया गया। लोक संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे, कहा जा रहा था कि उसमें से बहुत सारे वादों को शामिल किया जाएगा बजट में। क्या लोक संकल्प पत्र में से जो वादे किए गए थे उसको शामिल कर पाए आप? ये इंतजार करना होगा अभी, क्योंकि आपके पास 5 साल का वक्त है। हम तो बताया था कि 44 जो बिंदु थे उनको लोग इसमें शामिल किया गया है। 44 बिंदुओं को 44 बिंदु शामिल किए गए। जी हाँ, लोक संकल्प पत्र के। जी, वैसे तो कुल मिला के अगर सब देखा जाए तो 97 बिंदुओं को छुआ है, लेकिन 44 बिंदु ऐसे हैं कि जिसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान भी दिया गया और इसके ऊपर। अखिलेश यादव ने कहा है कि पिछले 5 साल से धोखा मिल रहा था बजट के नाम पर, इस बार भी धोखा मिला है। बड़े पैमाने पे भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, जो पेपर लीक होते हैं वो तो हो ही रहे हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, प्राइवेट चीनी मिलों का भुगतान कैसे होगा। उन्होंने बिंदुवार विभागों को लेकर समस्याएं उठाई हैं और ये कहा है कि एक बार फिर से धोखा हाथ लगा प्रदेश की जनता के। हमने तो उनके पीरियड का भी गन्ने का भुगतान किया है, उनको ये नहीं कहना चाहिए। जो उनके पीरियड का वो छोड़ के गए थे उसका भी गन्ने का भुगतान हमने किया। उन्होंने अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि बजट नहीं बंटवारा किया गया है। इसके पहले कहा था सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे हम। कहाँ इसका जवाब सरकार के पास बजट में? सरकार के बजट में कहाँ प्रावधान है कि जो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? देखिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए लगातार प्रयास किए गए। जो इनके ज़माने में गेहूं और धान की सरकारी स्तर पर कितनी खरीद होती थी और हमारे जब सत्ता में आई तो हमने कितनी खरीद की, ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि हमने जब सत्ता में आए तो हमने जो एमएसपी घोषित किया उस एमएसपी के ऊपर हमने धान भी खरीदा और गेहूं भी खरीदा, और उसी का नतीजा ये है कि आज किसान लगातार संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। जो महाजन से कर्ज लेकर मोटे ब्याज पर आदमी सिंचाई के लिए, गुड़ाई के लिए, बुआई के लिए निर्भर रहता था महाजन के ऊपर, ये 6,000 रुपये जो किसान सम्मान निधि किसान को मिलती है छोटे छोटे काश्तकारों के लिए, ये उनके लिए वरदान साबित हुई है। कभी वो किसी छोटे किसान से बात करके देखें, जो लोग इसके लिए मोटा ब्याज देना पड़ता था, अब उनके अकाउंट में पैसा आ जाता, उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता। जो एमएसपी के मूल्य जो घोषित किए गए उसके ऊपर अगर किसान अपनी फसल को बेच ले तो हम समझते हैं कि ये उसके लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा है।
और ये किया भी गया। यद्यपि सरकार का काम तिजारत करना नहीं है, सरकार का काम तो फैसिलिटेट करना है कि किसानों को इस स्थिति में पहुंचा दें कि उसकी पैदावार का लाभकारी मूल्य उसको मिल जाए। और इस बार यही हुआ कि इस बार गेहूं के सीज़न में मार्केट इतनी ऊपर चली गई कि लोगों ने अपना बहुत आसानी से अपना गेहूं बेच लिया। तो किसानों को हर तरह से फोकस कर, या तो हम ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जिसमें किसानों को फ़ायदा हो, किसानों के लिए फ़ायदा पॉलिसी भी बनाई, एमएसपी पर ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग अपनी पैदावार को बेच सकें। और साथ ही साथ इस बार स्थिति ऐसी पैदा हो गई, हालांकि यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से बाहर मांग बढ़ गई और उसको एक्सपोर्ट की वजह से उसका जो मूल्य बढ़ गया। लेकिन जिस प्रकार से किसानों की जो स्थिति थी उनके ज़माने में, उससे आज बहुत बेहतर हुई। ठीक है, मुद्दा ये भी उठाया गया विपक्ष की ओर से कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाए ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल पाए, जिस पर आपने ये कहा कि संभव नहीं है। देखिए, पेट्रोल डीजल पे इन लोगों को मालूम नहीं है। हमने जो कि महंगाई का जो सिनेरियो है, ये सही है कि महंगाई डीजल के रेट पर बहुत कुछ निर्भर करती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में तीनों स्थानों पर डीजल की आवश्यकता होती है। आप देखिए, संवेदनशीलता अभी 12-12 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल पे कम हुए नवंबर में। अभी 6 महीने पहले ये कम हुए थे। अब फिर से उत्पाद ड्यूटी प्रधानमंत्री जी ने कम करके 9.5 रुपये और 7 रुपये कर दी। जहाँ तक जीएसटी में शामिल होने की बात है तो हम इसके फेवर में नहीं हैं, क्योंकि अभी पूरी तरीके से जो वैट मिलता है उत्तर प्रदेश सरकार को मिलता है। जीएसटी में शामिल होने के बाद हमको आधा मिलेगा। तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है कि हम उसको जीएसटी में शामिल करवाएं। कोरोना क्राइसिस के बाद आप लोगों के पास ही बहुत लंबे टाइम के बाद ये मौका मिला जहां पर आप सारे खर्चों को जोड़ करके एक अच्छा बजट ला पाए। क्या उसमें सफल हो पाए आप कोरोना क्राइसिस के बाद? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उस वक्त रेवेन्यू के बहुत सारे ऑप्शंस बंद। बाकी स्टेट्स का क्या हाल है? बाकी स्टेट्स में क्या स्थिति है? हमने कोरोना काल के बाद भी हमारा जो रेवेन्यू था, राजस्व था, हमारा राजस्व में बहुत ज़्यादा घाटा नहीं हुआ और लगभग 80% के करीब हमने वसूल किया पिछली बार। और ये अपने आप में एक उपलब्धि है, क्योंकि कोरोना की क्राइसिस का असर पूरी मार्केट पे पड़ा, पूरे सर्व समाज पर पड़ा, लेकिन हमने कोशिश की कि उसको मिनिमाइज़ करें। और ये काफ़ी कुछ हमारी आर्थिक गतिविधियाँ काफ़ी इस कोरोना काल के बाद भी काफ़ी ठीक तरीके से संचालित हुई। वित्त मंत्री के तौर पे छठा बजट पेश किया है आपने, आपके लिए कितना बड़ा मौका था? क्योंकि आपने बहुत सारी शायरियां पढ़ी बजट के बीच में और उस शायरी को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही सोशल मीडिया पे, तो ये चुनौती कितनी बड़ी आपके लिए थी? हमारा तो लक्ष्य है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव किया जाए और उसी दिशा में सब चीज़ें चल रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित हो, इसके लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है 3 तारीख को। लगभग 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट 3 तारीख को आने की संभावना है। इसके साथ ही चाहे युवा हो, चाहे महिला हो और चाहे समाज के दूसरे वर्ग हो, सभी लोगों को खास तौर से इसमें ख्याल रखा गया है। जो टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की बात कही गई थी, उसको चरितार्थ किया जा रहा है और इसमें बजट में हमने 1500 करोड़ रुपए की इस वर्ष व्यवस्था की है। और जैसे जैसे मांग बढ़ती है तो उसके हिसाब से हम और भी व्यवस्था इसमें करेंगे। लेकिन किसी भी प्रकार से जो घोषणा की गई है, जो संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं, वो अक्षरशः पूरे किए जाएंगे। ये दिस मच आई कैन एश्योर यू। मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि सप्लीमेंट्री बजट बिल लेकर के दिसंबर में आएंगे, तो जब इतना कुछ सफिशिएंट है तो सप्लीमेंट्री बजट का मतलब क्या? देखिए, एक बात बताएं आपको, कभी भी जो डेवलपिंग स्टेट्स होते हैं वो उसमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए सफिशिएंट है। जब डेवलपिंग स्टेट में एक कदम हम पूरी करने के बाद जो नियर बाई अध्यक्ष है, जो नियर बाई लक्ष्य है, उसको पूरा करने के बाद हमारा लक्ष्य की खूंटी आगे बढ़ जाती, तो लक्ष्य फौरन बढ़ जाता है। तो इसलिए डेवलपिंग स्टेट्स का सबसे पहला लक्षण यह है कि हमारा लगातार मांग बढ़ना और मांग के हिसाब से हम अपनी संसाधन बढ़ाना और उसकी पूर्ति करना। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये सुरेश खन्ना जी है, वित्त मंत्री हैं
और जिस तरीके से बात कर रहे थे हमसे, ये बता रहे थे कि किस तरीके से छठा बजट है ये जो उनकी ओर से पेश किया गया है, और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है जहां पे प्रयास ये किया गया है कि लोक संकल्प पत्र में किए गए वादों में से 44 जो बिंदु है उसको इसमें शामिल किया गया है, जबकि 97 को छूने का प्रयास किया गया है। यानी कि यूपी के अगर बजट की बात की जाए तो आज बजट पेश किया गया है और अब इस बजट पे चर्चा की जाएगी। लेकिन हाँ, ये माना जा रहा है यूपी सरकार की ओर से कि ये अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। अनामिका सी, न्यूज़ 18, लखनऊ।